जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं और स्टार्ट करेंगे आज की हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की 5th क्लास को। इससे पहले आपको बता दें 4 वीडियोस आ चुकी हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इसे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो पिछली वीडियो थी 4th क्लास थी, उसमें 2 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। एक क्वेश्चन में जानबूझकर मिस्टेक की गई थी, जिसे 2 लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो इस वीडियो के अंत में उन दोनों क्वेश्चन के बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, क्या मिस्टेक थी, क्या सुधार उसमें करना है। स्टार्ट करेंगे इससे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी वीडियो पर, आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी मोबाइल की स्क्रीन पर है, जिसे आप देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है कि भारत गणतंत्र कब बना। भारत गणतंत्र कब बना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और आप में से लगभग सभी को पता होगा कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है, देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत को एक गणतंत्र राज्य, गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, गणतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए शासन। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जनता के द्वारा उस देश के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता हो और जनता के द्वारा ही उस पर शासन किया जाता हो। बेसिकली ये जो होता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में ही समाहित होती है, जनसाधारण में निहित होती है, वो गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले तो मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे, तो मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, तो रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। इसके संबंध में, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में एक और संविधान संशोधन संबंधित कौन सा है, तो 83वां संविधान संशोधन। पहले 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, संविधान संशोधन 83 2002 के तहत एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, यह एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, यह संविधान में कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया था 83वें संविधान संशोधन के जरिए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में। 42वां संशोधन 1976 में रूस से लिए गए थे। 11 है वर्तमान में। 11वां कब ऐड किया गया था, तो 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, कौन से भाग में, तो भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में यह रखे गए हैं। तो ये जो पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल को आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीट आरक्षित करती है। कौन सी धारा या फिर कौन सा अनुच्छेद, यहाँ पर संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत की संसद में और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 330 और 332। 330 के जरिए लोकसभा में, 332 के जरिए राज्यसभा में और 331 जो अनुच्छेद है, इसके जरिए जो भारत की जो लोकसभा होती है, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से जो सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 331 में इन एंग्लो इंडियन सदस्यों के संबंध में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायती राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें हैं आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो पंचायती राज्य के संबंध में ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा 33% सीटें। ठीक है, 33% जो सीटें हैं यह महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं पंचायती राज्य प्रणाली में। पंचायती राज्य से संबंधित संशोधन जो है, यह कौन सा है, 73वां संशोधन है। ठीक है, जो पंचायती राज्य के संबंध में किया गया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है,
भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत में मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल में जवाबदेह किसके प्रति होता है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। मंत्रिमंडल के बारे में बात करते हैं तो भारत में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रिमंडल में 82 हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? मोदी सरकार जो 18वीं लोकसभा है, वर्तमान में कितनी है? तो 53 है, ठीक है। 82 हो सकती है, वर्तमान में 53 है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो है, जो लोकसभा की सीटें होती हैं 552 की 15% सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। एक मंत्री को 2 विभाग भी यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मंत्रियों की संख्या इस प्रकार से कम हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, मंत्री प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में अपन आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता होती है? भारतीय गणतंत्र में जो भारत है हमारा, इसमें किसी राज्य की सदस्यता कैसी होगी? अनिवार्य होगी, ऐच्छिक होगी, स्थायी होगी या फिर अपनी पसंद पर निर्भर करेगी? तो यह किस प्रकार की होगी? अनिवार्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के नागरिकों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों में, कि जो भारत का नागरिक है यह भारत के किसी भी देश में भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कोने में जाकर निवास कर सकता है, वहां पर अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा उसे किसी एक राज्य का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। जब तक वह किसी राज्य का सदस्य नहीं होगा तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। इस प्रकार से उसे किसी एक राज्य का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग या फिर शासन। तो जो सत्ता है, सत्ता यह राज्य का घटक नहीं है। कहाँ का घटक है? तो यह केंद्रीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सत्ता। बाकी जनता, भूभाग और शासन यह राज्य के घटक होते हैं। आगे चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष, जब धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द भी आपकी जुबान पर आने चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों शब्द हैं यह संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किए गए थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संशोधन के जरिए और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन 1976 के जरिए ऐड किए गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पिछली वीडियो में हालांकि इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का, ये आपको बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म विरहित राष्ट्र, मतलब उस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ के जो नागरिक चाहें, जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म के अनुयायी वो बन सकते हैं, ठीक है। इस राष्ट्र के इस प्रकार जिस राष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र होता है उस राष्ट्र के नागरिकों को यह छूट दी जाती है, आप जो चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। और इसी प्रकार से यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? तो आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? शासन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है यह आपको बताना है। कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो, समाज में भेदभाव ना हो, ठीक है। तो सामाजिक समता से क्या है? समाज में कोई भेदभाव ना हो, भेदभाव विहीन बनाना समाज को, यह सामाजिक समता का अर्थ होता है, ठीक है। अगला है, किन दो प्रकार के से नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो यहाँ पर देखिए, नैसर्गिक हो सकती है या फिर अंगीकृत, एकल या फिर दोहरी। तो यहाँ पर भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। जो भारत का नागरिक है यह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है, ठीक है।
इसके अलावा भारत में जो नागरिकता हो सकती है नैसर्गिक और अंगीकृत। नैसर्गिक का क्या अर्थ है, तो ऐसा नागरिक जो जन्म से ही भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भी भारत के हों, वह आपकी नैसर्गिक होगी। ठीक है। अंगीकृत क्या होगी, तो अंगीकृत भारत की नागरिकता के संबंध में 5 से लेकर 11 अनुच्छेद यह नागरिकता से संबंधित हैं। कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति होता है जो भारत में कुछ सालों से रह रहा होता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, तो ये अंगीकृत नागरिकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नैसर्गिक और अंगीकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, या फिर चुनाव में सहभागिता का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार यह राजनीतिक है, मतदान का अधिकार यह राजनीतिक है, चुनाव में सहभागिता का अधिकार यह राजनीतिक। ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है यह राजनीतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेगा। भारत में यदि राष्ट्रपति होता है, वह अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह किसके समक्ष पेश करेगा, वह उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में यह बात कही गई है। ठीक है। तो ये आपको दोनों अनुच्छेद भी याद रखने हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा, 52, उपराष्ट्रपति से संबंधित है 63। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में टोटल 22 अनुसूचियां हैं। ठीक है। उसमें से जो 8वीं अनुसूची है यह भाषाओं से संबंधित है। जो 22 भाषाएं हैं संविधान की, इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, पिछली वीडियो में बात की थी। तो 7वीं अनुसूची में जो भारत की जो शेड्यूल है, जो अनुसूचियां हैं, जो सूचियां हैं भारत की, ठीक है, संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, इन्हें रखा गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है। गरीबी हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सन 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान से, यूएसए या संयुक्त अरब अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से लिया गया है यहाँ पर। ठीक है। यूएसए के संविधान से लिया गया क्या, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार है वो कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन कहाँ से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड से लिया गया है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है कहाँ से, इंग्लैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। और इसके अलावा ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया है, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो जो संयुक्त संविधान सभा गठित की गई थी भारत पाकिस्तान के लिए, उसमें 389 सदस्य थे। ठीक है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित होने के बाद में जो भारतीय संविधान सभा थी, इसमें 299 सदस्य रह गए। और इसके अलावा जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और जब संविधान अंगीकृत किया गया तो इस पर कितने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया, तो कब स्वीकृत किया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की, तो यह की थी दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। कब, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये आपको याद रखना है। यह था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में थोड़ी कम क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है, टाइम की वजह से, और लगभग 12 बज चुके हैं, अभी तक यह वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है।
तो लगभग आज की ये जो रहेगी 10 मिनट या 20 मिनट देरी से आपको मिली होगी चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हाँ इसके अलावा जो पिछली वीडियो में गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी, तो एक तो ये जानबूझ कर की गई थी, जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया गया था। कब कराया गया था? 1961 में कराया गया था, ठीक है। लेकिन आपको आंसर क्या बताया गया था? 1963 बताया गया था, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट करना है, 1961 में कराया गया था। इसके अलावा जो ओम बिड़ला है वर्तमान में लोकसभा, अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा संचालित है और इसके जो अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला हैं। और जो मीरा कुमार थी पहली महिला स्पीकर लोकसभा की, यह 16वीं लोकसभा की स्पीकर थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।